कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत उसी दिन से हुई जिस दिन यूसुफ शाह पाकिस्तान जाकर सैयद सलाउद्दीन बना। पाकिस्तान की शह पर उसने हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से दहशतगर्दी की अपनी दुकान खोली और कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके उन्हें पाकिस्तान का मोहरा बनाना शुरू किया। अब सैयद सलाउद्दीन और पाकिस्तान के वही मोहरे कश्मीर घाटी में हिंसा की आग भड़काने में जुटे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने वालों को भारतीय सेना अब चुन चुनकर खत्म कर रही है। घाटी में अमन के लिए यह जरूरी है, लेकिन सीमा पार बैठा सलाउद्दीन और सीमा के इस पार मौजूद अलगाववादी इसमें रोड़े डाल रहे हैं। आतंकवादियों की ढाल के तौर पर कश्मीर के नौजवानों को आगे किया जा रहा है, उनसे पत्थरबाजी करवाई जा रही है। अलगाववादी अब तक आतंकवादियों को मुजाहिदीन और उनकी आतंकी वारदातों को जिहाद का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसकी पोल अब खुद सलाउद्दीन ने खोली। अमेरिका की तरफ से आतंकवादी ग्लोबल आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के एक चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने खुलेआम कबूल किया कि वो कश्मीर और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में आतंकी हमले करवाता है। सलाउद्दीन ने माना है कि आतंक फैलाने के लिए उसे पैसे और हथियार पाकिस्तान देता है। सलाउद्दीन के कबूलनामे के बाद यह बड़ा सवाल हो गया है कि कश्मीर में आतंक के सभी आकाओं का खुद बरसगीर के अंदर, खुद इंडिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सपोर्ट जो हमसे हमदर्दी, जो समझे कश्मीरी मसलों में हमसे हमदर्दी करते। हिंदुस्तान के अंदर आपके सपोर्टर मौजूद हैं, तो फिर आप अपनी स्ट्रगल को दिल्ली तक और इंडिया तक वसअत क्यों नहीं देते? हमने चंद कार्रवाई करके दिखाई, लेकिन 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गया। यानी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, इंशाअल्लाह सलाहियत मौजूद है, कश्मीर से सलाहियत मौजूद है, इंडिया के अंदर सपोर्ट मौजूद है, लोग वहां पर मौजूद हैं, किसी भी जगह हिंदुस्तान के मफाद को निशाना कर सकते हैं। आपके जवानों के पास हथियार कहां से आते हैं? हथियार इंटरनेशनल मार्केट से। आप मुझे पैसे भी आपको यहां पहुंचा के दे दूंगा, कहां पहुंचाने में आपको दे दूंगा, सिर्फ मुझे पैसे चाहिए, खैरानी चाहिए। तो पैसा कहां से आता है? पैसा फिर पाकिस्तान दे? पूरे दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान पैसा दे तो गुनाह है नहीं। हम देखेंगे कि फौज के साथ मिलकर मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, मुजाहिदीन के खिलाफ मुखबिरी कर रहा है, मुजाहिदीन के प्रेजेंस का नकल हरकत का कोई इंफॉर्मेशन दुश्मन को फराहम, उसको हम अंडर कोड ऑफ कंडक्ट और इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ही इज पार्ट ऑफ द एनिमी, चाहे वो उधर का रहने वाला खुद सलाहुद्दीन ही क्यों ना हो। सलाहुद्दीन कोई नई बात नहीं कर रहा है, ये तो पहले भी वो कह चुका है, पर अब एक कुछ थोड़ा सी बौखलाहट है सलाहुद्दीन में कि रोज रोज आके टीवी पे उसको अपनी हैसियत को प्रूव करना पड़ रहा है एक मामले में। और ये हुआ है कि थोड़ा तो हिल गए होंगे ना जब यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि इससे जो चीजें होंगी, एक तो उनके फंडिंग पे असर पड़ेगा, दूसरा ये एक पहला पड़ाव है कि यूनाइटेड नेशंस कल को जाके उसे ग्लोबल टेररिस्ट भी करार दे सकता है। ये नई बात नहीं है, यूएसए ने भी उसको सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट मान लिया है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी है और वर्ल्ड के कई कंट्री को ये मालूम है कि वो एक टेररिज्म का जन्मदाता है और भारत में ऐसी कार्रवाइयां उकसा रहा है और खुद इनडायरेक्टली करवा भी रहा है। ये बहुत शर्म की बात है कि पाकिस्तान उस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बावजूद। सलाउद्दीन में अगर बहुत दम है तो भारत में खुद आकर दिखाए, उसे पता लगेगा, उसका एक समर्थक भी नहीं मिलने वाला उसको। सैयद सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, पाकिस्तान उसको पाल पोस कर रखे हुआ है। पाकिस्तान को चाहिए कि तुरंत उसको गिरफ्तार करे, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका से ऐड भी लेता है और अमेरिका ने जिसको आतंकवादी घोषित किया उसको अपने टेलीविजन पर इंटरव्यू भी कराता है। सैयद सलाउद्दीन और उसके गुर्गों का पूरा इलाज हो रहा है और होगा। सही बात है, अमेरिका से पाकिस्तान को मदद मिलती है और अगर पाकिस्तान वो मदद पैसे के तौर पर, हथियार के तौर पर आगे सलाउद्दीन जैसे आतंकियों को ट्रांसफर कर रहा है भारत में आतंक फैलाने के लिए, कश्मीर में माहौल खराब करने के लिए, तो पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों ना हो और सलाउद्दीन जैसे जो लोग हैं इन पर कार्रवाई कैसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने तक ही सीमित रहेगी। इसी पर आज हम महाबहस कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, पूर्व पत्रकार और सामना के संपादक रह चुके हैं।
थोड़ी देर में हमारे साथ इनामुर नबी भी जुड़ जाएंगे, जो कि प्रवक्ता हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के। अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो कश्मीर में अलगाववादियों के समर्थन में रहती है। हमारे साथ RSN सिंह स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सेना और रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा स्टूडियो में मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सेना की रेड शील्ड डिवीजन के कमांडर रह चुके हैं, 1999 में करगिल जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान से अरशलान भाटी भी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वहां से, थोड़ी देर में। लेकिन मैं शुरुआत RSN सिंह साहब मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं बीजेपी की प्रतिक्रिया बाद में लूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जिसे हम अपनी बड़ी कामयाबी बता रहे थे कि सैयद सलाउद्दीन जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ, वो आज बैठकर खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान से कैसे मदद मिलती है और कैसे हिंदुस्तान में वो कहीं भी हमले कर सकता है। फिर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का मतलब क्या हुआ और इसमें हमारी कामयाबी क्या रही? कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। सिंह साहब, आपको नहीं सुनाई दे रहा? अभी आवाज नहीं आ रही है? चलिए मैं इसको ठीक कराता हूं, तब तक सिन्हा साहब अगर आप ये बता सकें इसी सवाल का जवाब। हाँ, देखिए सुशांत जी, जो आपने कहा कि आज के दिन जब 26 जून के अंदर में सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया, मैं ये बताना चाहूंगा कि सलाउद्दीन 87 में आपको पता है उसने पहले इलेक्शन लड़ा, 89 के अंदर में वो हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया है। आज 27 साल हो गए हैं। उसके बाद उसने बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी हैं, जो स्टेटमेंट के ऊपर में हम आज बातचीत कर रहे हैं कि वो ओपनली कह रहा है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसको फंडिंग करता है। ये उसने 2012 में भी ये इंटरव्यू दिया है। वो कहता है कि ओपनली वो कहता रहा है कि हमने पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। तो और ये भी कहता है कि जितना भी दहशतगर्द जो कार्रवाइयां हुई हैं इंडिया में, वो उसमें हाथ है। ओपनली उसने कहा कि जो पठानकोट में जो एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था उसने उसकी जिम्मेवारी ली थी। ये चीजें तो चल रही हैं सुशांत जी, मगर ये देखिए कि आज के दिन में जो हमने ऑल आउट वॉर, अभी मेरे ख्याल से जो मैं रीड कर रहा हूं बैटल को, कि एक्चुअल जो हम लोगों ने अभी कार्रवाइयां शुरू की हैं, जिसमें आप ग्राउंड एक्शंस में देखें, जो 12 लिस्ट निकाली है आर्मी ने और उसमें से 2 को एलिमिनेट कर दिया है, वो छोटे मोटे ये टेररिस्ट कमांडर्स हैं जिनका हमने अफकोर्स A+A कैटेगरी डाला हुआ है। पर जो सबसे बड़ा जो इसमें के जो कमांडर है, जो सैयद सलाउद्दीन, वो हिजबुल मुजाहिदीन का नहीं, वो देखिए यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी वो सरगना है। सर, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हम यहां पर आतंकी मार रहे हैं और वो आतंकी भेज रहे हैं। हम यहां मारते जाएंगे, वो भेजते जाएंगे, और वो यहां आकर जो हमारे सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो हमारे जवान हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब तक जहां से वो आतंकी बन रहे हैं, जहां से वो फंडिंग हो रही है, जहां से वो हथियार मिल रहे हैं, वो इंटरव्यू में कह रहा है हम आपके घर पे हथियार पहुंचा देंगे, ये चीजें नहीं रोकेंगे तब तक ये लड़ाई कैसे मुकम्मल होगी? देखिए सुशांत जी, जो आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, उसामा बिन लादेन का एग्जांपल ले लीजिए। अमेरिका को यह पता था कि उसामा बिन लादेन ओटोबाबाद के अंदर में है। वो पाकिस्तान को भी प्रेशर डाल करके बोलता है कि ठीक है, इसको ले आओ, हैंड ओवर करो, मगर उसने ये नहीं किया। वो उसको मारा है वो अंदर जाकर के। देखिए, मेरे अनुसार जो एक्शंस होने हैं, इंडिया यदि एक्चुअली हम इस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, नॉट ओनली यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के जितने भी ये सरगना हैं, इनको तो आपको ठिकाने लगाने पड़ेंगे। मोटे तौर पे सर मुझे ये बता दीजिए, मैं अगले मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले, कि ये ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से कुछ नहीं होगा। आपको कार्रवाई करनी होगी, एक्शन लेना होगा। सिर्फ अमेरिका ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, इसी में हम खुश हो जाएं, ये नहीं हो सकता। ये तो जस्ट एक आप ये 25 साल के बाद हुआ है। वो ये 27 साल से पहले से है और हम ये ट्राई कर रहे हैं। 2012 में उसने कहा था कि हम कश्मीर को फोर्सेस का ग्रेवयार्ड बना देंगे। सही बात। उसने ओपनली कहा था कि हम कब्रिस्तान बनाएंगे, और वो कह रहा है 2012 में उसने ये दिया था कि ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की लड़ाई कश्मीर में लड़ रहे हैं। सर, 2012 और 2017 में हिंदुस्तान में एक फर्क ये है कि सरकार बदल चुकी है, और इससे हमारा सवाल यह है कि अगर सलाउद्दीन के बयान नहीं बदलते, उसको मिलने वाली मदद नहीं बदलती, तो यहां जो सरकार बदली है उसका रवैया क्या बदला है, और इससे जो लड़ने का तरीका होना चाहिए क्या वो बदला है? इस पर मैं प्रेम शुक्ला साहब आपकी प्रतिक्रिया ले लूं। RSN सिंह साहब अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, हमने कहा चलिए ठीक है, अमेरिका हमारे साथ है, अच्छी बात है, लेकिन वो बैठ के इंटरव्यू दे रहा है
और जैसा कह रहे हैं के सिन्हा साहब कि आपको अगर कार्रवाई करनी है तो घुसकर करनी होगी या उनको खत्म करना होगा, सिर्फ ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से क्या होगा? जी नहीं, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से एक लाभ ये हुआ कि उसके जो फंड्स हैं उस फंड्स पर थोड़ा सा तो प्रतिबंध लगता है, एक। दूसरा, अब उसको संयुक्त राष्ट्र में भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि जब उसको घुसकर मारना पड़े, जैसे अमेरिका ने जो है उसमें बिन लादेन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, लेकिन उसको पता था कि चूंकि पाकिस्तान टेररिस्ट को, उस्मा बिन लादेन को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझता है, उसी तरह यूनाइटेड जिहादी काउंसिल के सैयद सलाहुद्दीन को भी वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझ रहा है। उस स्ट्रेटेजिक एसेट को वो पालता है, पोसता है। अब अगर उसको ठीक करना है तो हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसकर हमको इंटेलिजेंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटेलिजेंस इनपुट में लाभ जो है ग्लोबल टेररिस्ट होने का मिल सकता है, घुसकर उसको मारना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर भारत सरकार जो है वो इस बात को लेकर निश्चित हो रही है कि हमको जो है जिहाद का इलाज उसके मूल पर प्रहार करके ही निपटाया जा सकता है। उसके अलावा हम जिन लोगों को मार रहे हैं वो आतंकवादियों की शाखाएं हैं, उसके जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। और जड़ पर प्रहार करने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की भी आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन मिलने की दिशा में अमेरिका ने जिस तरह से सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया वो एक बड़ा पायदान था। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र में भी उसको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने की प्रक्रिया पर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इंटेलिजेंस में मदद देकर हमको सैयद सलाहुद्दीन को, सर ये ग्लोबल टेररिस्ट तो हाफिज सईद भी घोषित है, ग्लोबल टेररिस्ट तो दाऊद इब्राहिम भी घोषित है। हाफिज सईद और इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि हाफिज सईद का जो ऑपरेशन एरिया है वो रावलपिंडी के आसपास या लाहौर के आसपास हुआ करता है, कराची के आसपास हुआ करता है, जो बहुत इंटीरियर इलाका है। जबकि ये पीओके में कई बार सैयद सलाहुद्दीन अवेलेबल होता है। तो मुझे लगता है पीओके में ऑपरेशन करना हमारे लिए लाहौर या कराची या रावलपिंडी के आसपास ऑपरेशन करने की तुलना में ज्यादा सुगम है। तो प्रेम शुक्ला साहब, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैं के सिन्हा साहब से यही कह रहा था कि 2012 में भी सलाहुद्दीन ने यही बातें कही होंगी, लेकिन 2012 और 2017 में फर्क यह है कि केंद्र की सरकार बदली है और दोनों सरकारों में थोड़ा मोटे तौर पर फर्क तो ये दिखता है कि आपने भले म्यांमार में घुस के कार्रवाई करनी हो या फिर पीओके के अंदर घुसकर कार्रवाई करनी हो, सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, उसकी हिम्मत दिखाई है। क्या ये हम उम्मीद करें कि बीजेपी की जो सरकार है केंद्र की, वो सैयद सलाहुद्दीन पर कार्रवाई करने के लिए पीओके में घुसकर कोई एक्शन ले सकती है? जिस दिन अवसर मिलेगा सैयद सलाहुद्दीन कब्रिस्तान में होगा। मैं इस पर इससे अधिक नहीं कहना चाहूंगा। अवसर मिलेगा? कौन सा अवसर सर? सैयद सलाहुद्दीन कब्रिस्तान में होगा। देखिए सर, उसके 5 बेटे और 2 बेटियां वो कश्मीर के अंदर को बहलाने का ये ख्याल अच्छा है। देखिए 5 बेटे और 2 बेटियां उनके, और आप पहले सुकून खुलवाए फिर सलाहुद्दीन की बात करें आप। नहीं, मैं यार सुकून को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप। नबी साहब मैं आ रहा हूँ, एक रिएक्शन ये के सिन्हा साहब दे दो, फिर मैं आपके पास इनके पास जाओगे। ये कहता हूँ तो नहीं पूछ रहा है नबी साहब, आपसे नहीं कहता, कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपके ऊपर तो कार्रवाई करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ आप कर लीजिए ना, क्या कार्रवाई करनी है आपको मुझ पर? देखिए यदि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। सैयद सलाहुद्दीन देखिए बडगाम के इलाके के अंदर में सैयद सलाहुद्दीन जहाँ के रहने वाले हैं, उनके 5 लड़के या 2 बेटियां फिक्र नहीं है। पूरे कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर में ये हाई पोजीशंस में हैं, डॉक्टर्स हैं, 2 तो डॉक्टर्स हैं वो हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी फैमिली को, मगर डेली बात होती है। वो कहता है कि पूरे देश के अंदर में वो कहीं भी टेररिस्ट अटैक करवा सकता है। और सलाहुद्दीन का ये खोखला दावा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमें पता होने के बाद भी हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इनामुल नबी साहब ये बताइए कि अब जी मैं इसमें बस एक सवाल जोड़ दूं, आप जो रिएक्शन दे रहे हैं वो दीजिएगा कि जो कुछ भी सैयद सलाहुद्दीन कह रहा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान से हथियार मिलते हैं, वो हथियार, वो टेररिस्ट वो हिंदुस्तान भेजे जाते हैं और फिर यहां पर वो कोई भी हमला करा सकता है। और जाहिर तौर पर अलगाववादियों को भी पैसे मिलने की बात सामने आई है। क्यों इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर आप पिछले 30 वर्षों से तो कार्रवाई करते आ रहे,
आपने 30 वर्षों में तो 1 लाख नौजवानों को मौत की घाट उतारा, आपने 500 के करीब बच्चों को अंधा किया, आपने सैकड़ों की तादाद में हमारे जवानों को जख्मी कर दिया। आज भी हमारे सरकर्दा लीडर और अच्छे अच्छे लोग जो है जेलों में हैं। मुझे बताइए आखिर में आपने 30 वर्ष तक क्या हासिल किया? आपने 80,000 करोड़ का पैकेज भी दिया, आपने नौकरियों पर भी हमें लगा दिया, लेकिन फिर भी जो है फेल टू विन आवर हार्ट एंड माइंड। यू कैन नॉट रूल आवर हार्ट। कुछ ना कुछ है, वो ये है कि आपको रियल इश्यू एड्रेस करना चाहिए। सलाहुद्दीन वो आपके पास आएगा या आप उसके पास जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 वर्षों में तो आप मिलिटेंट्स को मारते आए हो, लेकिन मिलिटेंसी खत्म करने में आप नाकाम रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं यू शुड एड्रेस द रियल इशू। मिलिटेंसी कैसे खत्म होगी सर? अलगाववादी नेता अगर वहां बैठकर पैसे लेकर युवाओं का दिमाग में कचरा भरेंगे तो मिलिटेंसी कैसे खत्म होगी? मसला खत्म। मिलिटेंसी कैसे खत्म होगी? अगर आप युवाओं को बरगलाएंगे, उनको गलत बात सिखाएंगे पैसे लेकर, पैसे के नाम पर, तो फिर कैसे खत्म होगी? कभी मिलिटेंसी खत्म? सर 2016 में जो एनआईए ने केस रजिस्टर किया था सुटून पेल्डिंग में, उन्होंने उसको क्लोज किया। आपने इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि दिस केस इज एज गुड एज क्लोज्ड। उनको कहीं पर कहीं जगह ये नहीं लगा कि स्टोन पेल्टर्स को पैसे मिल रहे। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं हम भी वी आर अगेंस्ट दिस डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। हमारा एक ही मुद्दा है कि आप एनआईए कहता है कि फंडिंग हो रही है, फंडिंग स्टोन पेल्टिंग के लिए हो रही है। जब आपका एलओसी ट्रेड अभी रुकेगा ना, तब आपको पता लगेगा कि एनआईए क्या कहता है। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए नबी जी। आज एनआईए जब आपका जो एलओसी ट्रेडिंग को रोकेगा ना, जिस दिन ये टेरर फंडिंग रुक जाएगा, आप भी ऐसा बोलना बंद कर देंगे। अरे जनाब, जहां से आपको शक होगा वो चीजें आप रोक ले भी, उन चीजों को आप बंद भी करें। ये तो हम खिलाफ नहीं, आप कर लीजिए। प्लेन भर के डॉक्यूमेंटेशन है, मैं कहता हूँ आपको रियल इश्यू पर डेमोक्रेसी का आप ये है कि नाजायज फायदा उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा कि आप टीवी चैनल में इस तरह से बोल पा रहे हैं। जो आज हमारे बच्चे बंदूक उठाए हुए हैं या पत्थर चलाते हैं, वो सिर्फ आपकी वजह से उठाए हुए हैं। आपके बच्चे वो दहशतगर्द है, वो जो है वो गद्दार है। आपके बच्चे हुए वो देश के गद्दार है। इनामुल नबी साहब, जितने अलगाववादी नेता है ना, जितने अलगाववादी नेता है, उनमें से किसी के बच्चे ने बंदूक नहीं उठाई है। अरे वो आपके बच्चे क्या करते हैं वो भी बता दीजिए। किस अलगाववादी नेता के बच्चे ने बंदूक उठाई है बताइए। आप दूसरों के बच्चों के हाथ में बंदूक थमाते हैं, उनके हाथ में पत्थर थमाते हैं। अपने बच्चों के क्यों नहीं थमाते? घूम रहा है, पैसे कमा रहा है, 2 बेटी घूम रही है, उसके हाथ में क्यों नहीं बंदूक है? वो तो बोलता है कि सारे कश्मीर के बच्चों को हथियार उठाना चाहिए। सैयद सलाहुद्दीन के 5 बेटे कमा रहे हैं करोड़ों की। कह रहा हूँ किसी को भी, अरे भाई वो कहता है कि पूरे कश्मीर के बच्चों को हाथ में बंदूक उठानी चाहिए। अपने बेटों को थमाओ ना बंदूक, कश्मीर पर आइए, आप बेटों को बंदूक थमाओ। जी तो ट्रंप से मिलने गए, ट्रंप से मिलने गए। मुझे ये बताइए सर, किसी अलगाववादी नेता और सैयद सलाहुद्दीन के खुद के बच्चे बंदूक क्यों नहीं उठाते? अगर ये इतनी पाक लड़ाई है आपकी, जिहाद है जिसमें आपको दर्द दिखता है, तो वो लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को उसमें धकेलते? दूसरे के बच्चों को बंदूक थमाना और उनको पत्थर थमाना बहुत आसान होता है, और मरने के लिए छोड़ देना बहुत आसान होता है। मीरवाइज साहब की बच्ची 3 बरस की है, वो क्या बंदूक के लिए? और जिनके बच्चे डॉक्टर बन के बाहर पैसा कमा रहे हैं, जिनकी बीवियां और बच्चे लंदन में रह रहे हैं, सबके बच्चे 3-3 साल के हैं क्या सर? आप क्या हम सभी आप बंदूक उठाने चाहिए। आप चाहते भी वही हो, आप चाहते हो कि हम, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि कश्मीर का युवा ये प्रोग्राम देखे और इस फैक्ट को समझे कि कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान को पैसा दे रहा है जिसको आप लोग लड़ाई के नाम पर इस्तेमाल करते हैं, वो लड़ाई नहीं है। लड़ाई होती तो आप भी लड़ाई लड़ते। आप लोग टेलीविजन पर बैठते हैं, दूसरों को आगे भेजते हैं। मारदार ही दिखाया हमें, आपने मौत दिखाया हमें। ठीक है, आरएसएन सिंह साहब से मैंने अभी रिएक्शन नहीं लिया। नबी साहब, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। आरएसएन सिंह साहब आवाज की प्रॉब्लम थी इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। सिंह साहब, शोपियान जाए, पुलवामा जाए, मैं देखता हूँ आपके हाथ से 4 डिस्ट्रिक्ट गए, आपके हाथ से कश्मीर जा रहा है। आप कह रहे हो देखिए जो आपके पास है उसको तो चुप कराइए। तो थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, बोलिए आरएसएन सिंह साहब। नहीं, देखिए ये मैं पहले का डिस्कशन तो नहीं आपके साथ पार्टिसिपेट कर पाया, लेकिन
जहां तक सैयद सलाउद्दीन का सवाल है, तो ये जो ग्लोबल टेररिस्ट जो डेजिग्नेट हुआ है, इसकी एक प्रक्रिया होती है अमेरिका में, और वो प्रक्रिया ये है कि उनकी पूरी एक मतलब कमेटी बैठती है जो कि डिसाइड करती है कि कोई एक पर्टिकुलर जो टेररिस्ट है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए खतरा है कि नहीं। और ग्लोबल टेररिस्ट का मतलब होता है कि उसके लिंक्स जो है ग्लोबल जिहादी ग्रुप से है, और उसके आप अगर उसके फाइन प्रिंट को पढ़ें तो उसमें यह कहा गया है कि इस आदमी के ताल्लुकात और भी हफीज सईद के अलावा इसके ताल्लुकात अल-कायदा से भी हैं। तो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में किया है, लेकिन क्योंकि हमको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का हमको फायदा उठाना ये होगा कि हमको ये कहना पड़ेगा कि भाई अभी एक इलीगल रूप से आप ग्लोबल टेररिस्ट को आप सेफ हेवन दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका ने खुद प्रेसिडेंस और पैराडाइम सेट किया है कि किस तरीके से सेफ हेवन्स को टारगेट करना है, और जॉइंट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत ही अहम बात लिखी हुई है, और उसमें यह लिखा हुआ था डूइंग अवे विथ सेफ हेवन्स ऑफ टेररिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हमको वो इंडिपेंडेंस है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अमेरिकन्स विल अंडरस्टैंड आवर पोजीशन if we were to go and target these safe havens और ट्रेनिंग कैंप्स। और जहां तक नबी का सवाल है, नबी देखो यार, उसके सही फरमाया उन्होंने कि 5 बच्चे उसके यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में है, 2 लड़कियां हैं, एक उसकी बीबी है, तो एक तरफ 8 लोग और एक तरफ सैयद सलाहुद्दीन। और नबी पता नहीं मुझे ये मतलब दिस इज प्लेबिसाइट। हाँ, 8 लोग इंडिया के फेवर में एक परिवार से रोटी खा रहे इंडिया का, उन्होंने ओथ लिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और एक आदमी उधर, तो प्लेबिसाइड हो गया, ठीक है। दूसरी बात कि मुझे आज तक कभी पाकिस्तानी फैमिली को राइट बनता है जॉब सीखने का। नहीं सुनिए नबी रिसेप्शन पर आए नहीं सुनिए आप हमारी रिसोर्सेज लौटा दीजिए, ये बताओ ये आदमी नौकरी पर लगा देंगे। उसके लिए नाम था सैयद यूसुफ शाह, इसका नाम था सैयद यूसुफ शाह। वहां जाके ये बन जाता है सलाउद्दीन, कोई गंदा सा कोई जिहादी था 12वीं शताब्दी का, उसका नाम ये लेता है। तो मैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट और उनको आपसे भी ये पूछना चाहता हूं कि यार ये सब कुछ, ये जैश मोहम्मद की फौज, लश्कर तैयबा मोहम्मद का लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन मतलब इस्लाम नाम लीजिए, क्या अपने जो मेरा सवाल पाकिस्तान मिलिट्री नबी साहब मेरा सवाल बोलो कि कोई ऐसा ही कोई नाम मौका दूंगा। ये यार सवाल ये है, पिछले सिंह साहब ने जब कहा सलाउद्दीन के बारे में, ये एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट में सवाल पूछ लूं, थक गया सिंह साहब एक सवाल पूछ लूं। अभी सिंह साहब जब कह रहे थे तो आपने कहा कि सलाउद्दीन को आप लोगों ने आतंकी बनाया, तो सलाउद्दीन के परिवार के 8 लोगों को भारत आतंकवादी क्यों नहीं बना पाया, ये समझा दीजिए मुझे। उसी परिवार का एक शख्स आतंकी बन गया, 8 लोग नहीं बन पाए, यहां नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, शांति से रहते हैं, क्यों नहीं बन पाए? जनाब पहले मैं RSN सिंह साहब से नहीं, पहले मेरा जवाब दीजिए, फिर RSN सिंह साहब का नाम क्या सलाउद्दीन कोटे से गया था? मेरी बात सुनिए ना सर, पहले आप हमारे प्रोफेसर सल्लम का नाम सही तरीके से ले प्लीज। मैं RSN सिंह साहब से गुजारिश करूंगा वो प्रोफेसर सल्लम का नाम सही तरीके से दे। अरे वो किसी और को जैश मोहम्मद का मतलब क्या आता है? आपके दिलों में मौलाना मसूद अजहर को गाली दो, क्या वो मोहब्बत की सेना है? हमें पता है आप गाय के लिए इंसान को मारते हो। पाकिस्तान यहाँ पे ये ब्लास्फेमी नहीं होता है। जैश मोहम्मद का मतलब क्या होता है? मोहम्मद की सेना, और मोहम्मद की सेना आप बदनाम कर रहे हैं मोहम्मद को। रखूंगा ये छोड़ो, नीचे करो। अरे नाम जैसे नापाक लोगों के लिए नक्सलों और अपनी भाषा का कंट्रोल करो। जैश मोहम्मद का मतलब क्या होता है? मजहब क्या है? तमिल टाइगर्स का मजहब क्या है? नॉनसेंस मुझे बताए ना आप।
सादी परगिया का मोहम्मद की लश्कर तैयबा का मतलब क्या होता है? और ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है कि आप कोई किसी को ये ब्लास्फेमी किसी को डरा के उनके लोगों को ये असलियत तो मालूम पड़े में इखलाक को जिन्होंने इस्लाम का असलियत मजहब क्या था, जो पाक चेहरा है इस्लाम का वो लोग में जाता है, तुम्हारे जैसे बयान देके नाबाद चेहरा उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में जब आ रहा है, उसी जम्मू कश्मीर में जब आ रहा है, यही सेना के लोग आप लोगों को बचा बचा के और उन अलगाववादी नेताओं को भी बचा बचा के बाहर लाए थे। अगर तुमने दोबारा बोला अलगाववादी नेता, अगर ऐसा शब्द निकाला तुम्हारा वो हश्र कर दूंगा कि तुम याद रखोगे। ये जाके ये मस्जिद और मदरसे में बोलना, ये मस्जिद और मदरसे में जाके बोलना, आरएसएन सिंह को नहीं बोलना। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। मोहम्मद का मतलब क्या होता है? Who the hell you are? मसूद अजहर को किसने हक दिया? मुजाहिदीन का मतलब क्या होता है? मुझे नबी साहब एक बात बताइए। नबी साहब आप इतना एक मस्जिद के बाहर एक शख्स को पीट के मार दिया गया, तब आपका खून खौला गया। धर्म बदल दिया तो बहुत बड़ा मुसलमान बन गया। दामाद नॉनसेंस पर्सन, थोड़ा भाषा में संयम रखें। रेडिकुलस बकवास करता है, आपको पता ही नहीं है। अरे गवर्नमेंट सैयद सलाउद्दीन नॉट रेडिकुलस पर्सन, जैसे मोहम्मद हर चीज क्या करना है? यजीद की औलाद क्या करना है? नॉनसेंस पर्सन, इनामुल नबी यजीद की औलाद। ये मोहम्मद का फॉलोअर बना हुआ है। सिंह साहब थोड़ा सा संयम रखें। जरा मैं बोलना चाहूंगा, नबी साहब जरा कूल डाउन हो जाइए। नहीं, ये नॉनसेंस कह रहा है आदमी। हाँ मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल ना हो। नबी साहब मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। नबी साहब एक बात पूछना चाहूंगा, सैयद सलाहुद्दीन आपको पता है वो इस्लामिक टीचर और मदरसा था, चेहरा जो इस्लाम का है, इस्लामिक टीचर और मदरसा रहा है। लोगों को ये गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम बेच रहा है ये आदमी। हाँ, हमें पता है आपने क्या इंटरप्रिटेशन दी है। देखिए हमें पता है किस तरह आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भेज रहे हो। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान का जंग है। देखिए आपको पर भी कोई बात पूछेगा आप इस्लाम को भी मीर साहब इस्लाम की तो बात ही नहीं है। इस्लाम का जंग नहीं है, नाम पर लोगों को बदलाया भले जा रहा हो, लेकिन इस्लाम की लड़ाई नहीं है। इस देश में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं और कोई भी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे मजहब को फॉर ग्रांटेड लेंगे। देखिए हमें हर मजहब का एहतराम है। ये बताना चाहूंगा कोशिश कर रहा है विथ रिक्वेस्ट। सिंह साहब थोड़ा सा रुक जाइए, सिंह साहब थोड़ा सा रुक जाइए। तुम कश्मीर की लड़ाई मोहम्मद के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? जैसे मोहम्मद कंडम करो आज। देखिए हम मसूद अजहर को नक्सल क्यों लड़ रहे हैं? हिंदू टेररिस्ट, उनका बताओ ना। तमिल टाइगर्स आपके क्या लगते हैं? अरे भाई देखिए सैयद सलाहुद्दीन ये कहता है, वो आपके क्या लगते हैं? देखिए सैयद सलाहुद्दीन एक ऐसीमान आपका क्या लगता है वो बताओ ना। वो तो देखिए हिंदू टेररिस्ट उम्मा नहीं बनाना चाहता है, हिंदू टेररिस्ट कैलिफेट नहीं बनाना चाहता है, हिंदू टेररिस्ट मुसलमान नहीं बनाना चाहता है। आप जब भी मुसलमानों का की बात करता है आपसे गवारा नहीं होता। थोड़ा सा रुक जाइए, ये पूरी बहस कहीं और चली गई है। हिंदुओं को कश्मीर से निकाल के और बकवास करता है। थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप दोनों रुक जाइए। तो आप इनको भी रहोगे तो आपको क्या एकेडमिक बहस होगा? ठीक है, थोड़ा सा नॉनसेंस। You have to move. You have to move from my side. नबी साहब ये नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी रुक जाइए। इसको नबी साहब आप कह रहे हैं, आप मजहब का नाम न लाए। यजीद की औलाद है, शैतान की औलाद। कहिए मेरा मजहब का नाम न लाए। प्रेम शुक्ला साहब आप तो मुझे मैं बताता आप किसकी औलाद हो, लेकिन यजीद की औलाद है। अगर मोहम्मद की औलाद होती तो इस तरह बात नहीं करती। देखिए इस तरीके की बात हमें पता है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी, ठीक है। ये देखिए जो बहस जिस तरह से जिस मोड़ पे चली गई है, किसकी औलाद है एक्चुअली कोई इससे बेनिफिट हो रहा है तो सैयद सलाहुद्दीन होएगा। हमें पता है आप किसकी औलाद हो, तो सलाहुद्दीन के खिलाफ बोलो। हमें पता है आपका बाप मोहम्मद बाप को मानते हो,
तो सलाउद्दीन के खिलाफ बोलो। प्रेम शुक्ला तुम्हारी अजीबियत जुबान को लगाम, तुम्हारी अजीबियत होती है, मतलब यजीद की औलाद हो, नॉनसेंस सलाउद्दीन को जुड़ जाता हो, यजीद की औलाद हो, तुम मुसलमान हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अब रख फट जाएगी आपकी, आराम से हो ही नहीं सकता। तुम यजीद की औलाद हो, यजीद की, दिखाने वाले बेईमान लोग, यजीद बेईमान लोग, आप अंग्रेजों के चमचे सलाउद्दीन के तलवे चाटने वाले, सलाउद्दीन के तलवे चाटने वाले, पाकिस्तान प्रेम शुक्ला साहब, नबी साहब थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कीजिए। प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो सैयद सलाउद्दीन इंटरव्यू में कह रहा था कि ऐसे भारत में भी उनके सहयोगी मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको समर्थन देंगे। जब आप नबी इनामुल नबी को सुनते हैं, ऐसे लोगों को सुनते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है। हम पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या क्या करेंगे वो तो अलग बात है। ऐसे लोगों पर, अलगाववादियों पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये जो उनका नेक्सस है हिंदुस्तान में, इसको क्यों नहीं तोड़ रही? उनका प्राइम मिनिस्टर अपना है, उनका सदर निश्चित तौर पर एनआईए वही काम शुरू किया है, एनआईए बॉर्डर मारने वाले गुलाम पर एनआईए वही काम शुरू किया है, एनआईए बॉर्डर मारने वाले गुलाम को समर्थन देने वालों, आतंकवादियों के तलवे चाटने वालों को के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है। एनआईए की जो कार्रवाई है, हमारी सेना की जो कार्रवाई है, जम्मू और कश्मीर पुलिस की जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई सैयद सलाउद्दीन जैसे लोगों को कश्मीर में बैठकर 4.5 जिलों में बैठकर उनको समर्थन देने वाले, उनके पैसों पर पलने वाले, उनके टुकड़ों पर पलने वाले और भारत विरोधी कार्रवाई कर रही है। इसलिए आप किया उनसे जिनकी पूछ पर इनकी पूछ पर हमारे चला रहा है की औलाद, ये सिद्ध होता है। मुझसे गर्दन तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है। क्या कहना सही है? सुशांत जी, यदि आप समय दें, मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, ये बहस में यदि हम इस मोड में हम चले जाते हैं तो नबी जी का एम अचीव हो रहा है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है। सैयद सलाउद्दीन को समझने के लिए हमें उसकी जब वो आया था, जब उसने आया और उसके बाद जब दहशतगर्द की 90s में जब हम देखते हैं इजाफा हुआ, ये आया है एग्जैक्टली 87 से इसने इलेक्शन लड़ा और 89 में आया है। 90 के बाद आपने देखा किस तरह से ग्राफ ऊपर गई है और ये हम 27-28 साल में पहुंच चुके हैं। इसका कहना यह है कि हम पाकिस्तान में बैठ करके पाकिस्तान की लड़ाई कश्मीर में लड़ रहे हैं और इसकी जो बैकग्राउंड है, ये इस्लामिक टीचर और मदरसा रहा है इलेक्शन लड़ने के पहले। तो इसके अंदर में वाहिज्म का जो बात है, जो एक कट्टरतावादी है, वो सेपरेटिज्म की तो बात करता ही है। वो कहता है कि सिन्हा साहब, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं। जी हाँ, कि आ रहा हूं नबी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं सिन्हा साहब कि एक तो आपको सैयद सलाउद्दीन पर कार्रवाई करनी होगी, जो आपने कहा कि हमको घुस के मारना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो ईमानुल नबी हो, अलगाववादी नेता हो या दूसरे लोग हो, इन पे यहां कार्रवाई क्यों नहीं हो और कैसे हो? एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये कहता हूं, जो इन्होंने एक ज्वाइंट रेजिस्टेंस ग्रुप बनाया हुआ है, मैं वो नहीं कहता कि जो इन्होंने एक आतंकवादी ग्रुप बनाया जिसका ये लीडर है, हाँ, ज्वाइंट जो सलाउद्दीन, जो इसने अभी ज्वाइंट रेजिस्टेंस ग्रुप बनाई है जिसमें कि गिलानी, मीरवाज और जो इसके यूसुफ मलिक उसमें शामिल हैं, उसके अंदर में तो कोई कार्रवाई नहीं की, उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहता एनआईए कहता है कि हमने एक प्लेन लोड ले आए दस्तावेज, हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो ओपनली इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सिंह साहब ये बताइए, आरएसएन सिंह साहब, जो कार्रवाई हो रही है, एनआईए जो कर रही है, क्या उतना काफी है या इन लोगों पर और कार्रवाई होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, वो तरीका क्या हो? नई शुरुआत तो हुई है और कुछ बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं। आज के भी उसमें भाई वो शबीर शाह के खिलाफ वो नॉन बेलेबल वारंट आज इशू हुआ है।
तो और आपको मैं बता दूं, अभी अभी इसने पूरी वो कैलेंडर उसने स्टोन पेल्टिंग की जारी की थी, अभी ये डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट होने के पहले। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, और ये बहुत सीरियसनेस के साथ, कि देखिए देयर इज नथिंग कॉल्ड ए लोकल जिहादी ग्रुप इन दिस वर्ल्ड। कोई लोकल जिहादी ग्रुप नाम की कोई चीज नहीं है। तो एवरी जिहादी ग्रुप इज अ ग्लोबल जिहादी ग्रुप। इनके स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकते हैं, टाइमिंग अलग अलग हो सकते हैं, कैचमेंट एरियाज इनके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये केवल अगर ये हम समझ लें कि सैयद सलाउद्दीन का अकेला, मतलब आज वो न्यूज में है क्योंकि ये अभी डेजिग्नेट हुआ है, इसको अकेला हम टैकल करेंगे, इसके दो पहलू हैं। एक तो आप अंदर क्या करते हैं और आप अक्रॉस द एलओसी क्या करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो जितनी मेरी अपनी असेसमेंट है, दुनिया में देखो जब तक ये मदरसे रहेंगे कभी भी जिहादियों की कमी नहीं रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, टोटल मोनोक्रोमेटिक व्यू ऑफ लाइफ। मैं आपको जैसे बता दूं, क्वेटा में जो ये जो मदरसे हैं या कश्मीर में, इनको अपना इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, इनको अपना भूगोल नहीं पढ़ाया जाता, इनको कोई विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। दिन रात एक नफरत की भाषा, जहां पे कोई अपोजिंग व्यूज नहीं है, बस यही इनको ये जिहाद जिहाद जिहाद। वो आदमी जब निकलेगा तो आपको मैं बता दूं, आई हैव बीन फॉलोइंग द ट्राजेक्टरी ऑफ जिहादी इस्लाम राइट फ्रॉम 70s। ये एक मसियानिक मूवमेंट के लिए ये लोग वेट हमेशा करते हैं। किसी टाइम में मसीहा खोमैनी हो गया था, उसके बाद मसीहा सदाम हुसैन हो गया था, टी शर्ट्स बनने लगे, ओसामा बिन लाडेन हो गया, और उसके बाद कभी ये आपका सैयद सलाउद्दीन टी शर्ट हो, वो मसीहा बन जाता है, बुरहान वानी बन जाता है। और ये सिलसिला तब तक ये पूरी दुनिया को झेलना होगा जब तक ये आपके मदरसे चलते रहेंगे। इट मे नॉट बी अ गुड न्यूज आपके लिए, लेकिन मैं यहां गुड न्यूज देने के लिए नहीं हूं। ठीक है, मुझे एक चीज और समझाइए। मैं एक एनालिस्ट हूं, एनालिस्ट एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। आ रहा हूं, रवि साहब आ रहा हूं, एक रिएक्शन और लूं। हिंदुस्तान में कोई मदरसों का कोई क्या, सिंह साहब एक सवाल और, कि जो सवाल हम उठा रहे हैं और लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं कि अलगाववादी नेताओं के बच्चे, उनके परिवार के लोग, कोई बंदूक नहीं उठाता, पत्थर नहीं उठाता। ये सलाउद्दीन, इसके परिवार के 8 लोग, वो अपनी रोजी रोटी नौकरी करके चलाते हैं, वो बंदूक नहीं उठाते। ये बात जो जिन युवाओं को समझाई जाती है या उनके दिमाग में डाली जाती है आतंक फैलाने की, उनको क्यों नहीं समझ में आता इस बात का, या इस सवाल को उठाने से कैसे रोका जाता है? देखिए, आपने बहुत सही, आप इनके बच्चे जो अमेरिका और यूके जाते हैं उनकी बात आप छोड़ दो। ये अभी ये जो भाषा का प्रयोग कर रहा था, ये आपके बगल वाले जिनजियांग प्रोविंस में चाइना के, उन्होंने दाढ़ियां बैन कर दी हैं। रमजान में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए फास्ट बैन कर दिया, बुर्का बैन कर दिया। ताजिकिस्तान में बैन हो गया, लेकिन वहां ये शख्स, इसको बोलो, किसी चीनी का आज बोलेगा कि जीभ काट लेगा। ये चीनी आएंगे, अगर इसने बोल दिया तो पाकिस्तानी इसका जीभ काट के ले जाएंगे। तो ये नौटंकी आप जितना करने दोगे उतना ये नौटंकी करेंगे। आप इनको प्लेटफॉर्म देते हो, ये नाचेगा प्लेटफॉर्म है। नौटंकी आप हो, आप तो नाता दिल माने जाते हैं। पता नहीं आप अचानक कैसे इस्लामिक स्टेट नहीं है, तो आप नौटंकी करने दो, ये नौटंकी करते रहेंगे। आज बोलो इसको, आज ये डज ही कंडेम चाइना? कर लो नौटंकी, आप नौटंकी करते हो, आप नौटंकी करते हो। विली ये नहीं कर सकता है, इतनी हमदर्दी होती तो आओ ना यहाँ, आ जाओ यहाँ। पाकिस्तानी इतने के साथ इस्लामिस्ट बन जाते हैं। मदरसों की जरूरत होती है, और जब अपने बच्चों को ये मदरसों से अभी हाल में इसी सलाउद्दीन का सबसे छोटा बेटा मुजीद, उसको सेना ने बचाया था। तब क्यों नहीं आए थे आपके वो तमाम लोग बचाने के लिए मुजीद को? सलाउद्दीन कहां था? नहीं, आप ये बोले जनाब आपको किसने कहा था बचाने के लिए? कब? अभी हाल में आपको ये पता ही नहीं कि सलाउद्दीन के सबसे छोटे बेटे मुजीद को सेना ने बचाया? कहां से?
बडगाम के इलाके में आपको क्या नहीं पता है? हिजबुल का अटैक चल रहा था सर, हिजबुल का अटैक था। कहां से बचा? हिजबुल का अटैक था बडगाम में, बिल्डिंग के अंदर से। और क्या बिल्डिंग के अंदर से? आपको मालूम ही नहीं है? बडगाम में कोई हिजबुल का अटैक ही नहीं था, वहां कोई सलाहुद्दीन का बेटा था ही नहीं। आपको ये पता ही नहीं है? देखिए, आरएसएस सिंह पता ही नहीं है कि सेना क्या कर रही है? अरे यार किस जगह रहते हो? बडगाम में कौन सा अटैक हुआ जहां बिल्डिंग थी और अभी की वहां बात नहीं सलाहुद्दीन का बेटा है, निकाला गया? आज से 8 महीने पहले की बात है ये। हाँ, मुझे डेट बताइए। कश्मीर में रहते हो ना? 9 महीने पहले की बात है। कश्मीर का इतिहास क्या है? मैं कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये क्या हुआ था। आपको पता है कि किस तरह से वो बडगाम में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ भाग रहा था। जहां सलाहुद्दीन का बेटा था। हाँ, उसका छोटा बेटा। आपको जनाब, पता मैं नहीं है? देखिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन सही कर रहा हूँ। शक के बडगाम में था ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ था। ऑपरेशन के अंदर में। अरे वो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जितने भी आतंकवादी घेरे गए थे, ट्रेनिंग सेंटर था, बना दे रहा हूँ ने उसके अंदर रेस्क्यू मगर किया था, उसको वहां से निकाला गया, वो रेस्क्यू किया था। वहां से सेना ने मुझे बात करने दिया, बात करने ही नहीं देते हो। नहीं इमानुल नबी साहब, ये बातें आप लोगों को या तो पता नहीं है या आप जानना नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग जो नफरत फैलाते हैं ना उसमें ये रोड़ा बनता है कि सेना जो है वो आपको बाढ़ से बचाती है, आतंकी के बच्चों को बचाती है। होगा जनाब, बात तो करने दीजिए ना, बात करने दीजिए। बोलिए आप ही बोलिए। आपने खुद आरएसएस सिंह साहब को मैं कहूं कि आप चेक कर लीजिए, पिछले 30 वर्षों से यहां कोई भी मिलिटेंट मदरसा से नहीं निकला है। नोबडी केम आउट फ्रॉम द मदरसा। यहां पर अगर किसी ने बंदूक उठाई है वो सिविल इंजीनियर रहा है, वो डॉक्टर रहा है, वो खुदा की बात। अरे ये जाकिर मूसा की बात कर रहा है, सिविल इंजीनियर ड्रॉप आउट है वो। 500 मिलियन हिंदू पर कश्मीर निकला है। अरे जाकिर मूसा का लोग गैलरी में 5 लाख नेता है और जल्द आने वाला है, रैली से निकाल दिया। यूपी में गलती यही थी कि वो तुम्हारी तरह उन्होंने धर्म नहीं बदला था, उनको निकाल दिया। उसमें से एक भी टेररिस्ट पैदा हुआ? डॉक्टर अजहर टेररिस्ट कहाँ पैदा होते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। ये जो नबी अली बात कर रहे थे, नबी अली बात जाकिर मूसा की बात कर रहे हैं। अरे नबी क्यों नहीं बोलते खुले आम में? इंडियन आज के दिन में जाकिर मूसा तुम्हारा आइडियोलॉजी है। अरे सैयद साहब, वो आप जाकिर मूसा की बात कर रहे हो, वही जिसको उसने कमांडर बनाया है बुरनवारी के मरने के बाद। और जाकिर मूसा ड्रॉप आउट है का और चंडीगढ़ का पुलिस वो तो फेक है, फेक। मैं कह रहा हूँ पैसे से कहता हूँ। अरे उसके तो पूरे खानदान पैसे वाले हैं। तुम जाकिर मूसा की बात कर रहे हो नबी, जाकिर मूसा की बात कर रहे हो। अरे ओपनली बोलो, उसका आप देखिए 15 दिन के अंदर उसका नाम 12 के लिस्ट में है। 12 टेररिस्ट का लिस्ट आर्मी ने निकाला है। आपने धोखा पहुंचा दिया ऑलरेडी। उसके बाद ये लड़के गन उठाने पर मजबूर हो गए। प्रेम शुक्ला साहब, मैं बहुत छोटा रिएक्शन आपका चाहता हूं। मैं पूरे कार्यक्रम में इनामुल नबी साहब को जब तक सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है ऐसे लोग जब तक कश्मीर में इस समस्या का हल कैसे हो सकता है? कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि भारतीय सेना बीजेपी को रखो, वो लाशों पर, वो फौज की लाशों पर सियासत करेंगे, यूपी में वो होर्डिंग लगाएंगे। शुरू किया है जब से मोदी जी आए हैं, फौज की किलिंग इसमें वो क्या करते हैं, वो उसकी होने वाले थे यूपी में। लोग हैं बेईमान आप लोग हो जो अपने फौज की लाशों पर सियासत करते हैं। आप कफन चोर हो, इनको जो कफन चोर हो, आदमखोर हो। अरे मैन ईटर इनामुल नबी साहब, आप जैसे लोग जो इस देश में रहते हैं, राजनीति करते हैं, खुद आतंक के सामने खड़े नहीं होते, बंदूक और पत्थर नहीं उठाते, दूसरों को आगे करते हैं, अपने परिवार वालों को उसमें नहीं घसीटते, दूसरों के बच्चों को करते हैं। जो युवा आपको मिलते हैं उनको ये नहीं बताते कि सेना कैसे एक आतंकी के बच्चे को भी जिंदा बचाकर बाहर लाती है। उनको आप समझाते हैं कि सेना क्या कर रही है गलत तौर पर, जो कि शायद हो भी नहीं रहा। इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर कश्मीर में हालात नहीं बदल सकते। और एक लड़ाई अगर आपको सलाउद्दीन से लड़नी है तो दूसरी लड़ाई उनसे लड़नी है जो यहां उसे और उसकी सोच को मजबूत कर रहे हैं। वो भारत सरकार, मोदी सरकार कब करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।